हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पर। और आज हम लोग घटना सार से पढ़ेंगे नवीनतम आर्थिक घटनाएं। मतलब आज हम जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है, पहली न्यूज़ है कि 2020 और 2021 में बागवानी उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने एक तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है और इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि किसान हितैषी नीतियां और किसान की अथक मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण वर्ष 2020 और 2021 में बागवानी का उत्पाद रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.3% यानी कि 10.6 मिलियन टन की वृद्धि जारी देखी गई है। बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में फलों का उत्पादन 130 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 197.2 मिलियन टन है, यानी कि 4.8 की वृद्धि देखी गई है। प्याज का 26.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। आलू का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, यानी 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, लास्ट ईयर जो 5.6 मिलियन टन से अधिक है। टमाटर का हुआ है 21.1 मिलियन टन और सुगंधित और औषधीय फसलों में भी वृद्धि देखी गई है 6.2 की। 7.8 लाख टन हो गया, यानी कि अच्छा। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन जो है 2019-20 में 16.1 मिलियन टन से बढ़कर 16.6 हो गया है। और मसालों का उत्पादन भी जो है 10.1 मिलियन टन से 5.3% बढ़कर 10.7 मिलियन टन हो गया। तो मतलब हम देखिए कंक्लूजन निकाले तो देखिए सब में वृद्धि हुई है, चाहे वृक्षारोपण फसलें हो, मसालों का हो, आलू का हो, टमाटर का हो, सुगंधित और औषधीय फसलों का हो, सब में मतलब वृद्धि हुई है। तो मतलब इसका पूरा श्रेय जो हमारे क्या कहते हैं किसान को जाता है, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको जाता है, किसानों की मेहनत पे जाता है और वैज्ञानिक के अनुसंधान पे जाता है। भारत में बागवानी फसलों के यदि क्षेत्र उत्पादन भी देख लेते हैं, देखिए जो क्षेत्रफल था मतलब मिलियन हेक्टेयर में आता है, वो 2021 में 27.59 है और उत्पादन में देखें तो 331.05 है। नेक्स्ट देखते हैं, गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बन गया है। ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल यानी कि इंडिया की लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश करना है। मतलब आप देखते हैं ना कितना पोल्यूशन है, जो हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और व्हीकल से जब बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इनका लक्ष्य है कि हमें कार्बन मुक्त बनाना ईंधन। तो गेल के अध्यक्ष और प्रबंधक जी ने बताया कि कंपनी में 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो प्रतिदिन 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम होगा। एडीबी द्वारा भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को $250 मिलियन का ऋण। अब बोल लेते हैं एडीबी है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। 29 अक्टूबर 2021 को भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इन्होंने $250 मिलियन का ऋण की मंजूरी दे दी है। ये 17 राज्यों में फैले 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए प्रोग्रामेटिक USD 500 मिलियन का ये पहला उप प्रोग्राम है, जिनका लक्ष्य क्या है कि विश्व स्तरीय औद्योगिक नोड्स विकसित करना है, जो कुशल शहरी समूह और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित है, और जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेटवे, समावेशी, जलवायु, लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे शामिल हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग्स में भारत की GDP। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने नवंबर में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 10 से 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके पहले 9% रहने का अनुमान था।
ब्रिक रेटिंग्स एक सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है ये किसके अंदर पंजीकृत है, सेबी के द्वारा है और उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वैश्विक खाद्य सूचकांक 113 देश में वैश्विक खाद्य सूचकांक का 10वां संस्करण जो है जारी किया गया है। इंडेक्स को लंदन से इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और कॉर्डोवा एग्री साइंस द्वारा प्रेरित किया गया। इस सूचकांक में देखते हैं नंबर 1 पे आयरलैंड रहा है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया रहा है। भारत का देखते हैं, हमारे प्यारे भारत की कौन सी रैंक आई है, इसमें रैंक आई है 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की 71 रैंक आई है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से कम रही है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम है जो विश्व स्तर पे, जैसे कि आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, इन सब की जो है अच्छे रैंक रही है। इनके पड़ोसी की देश बता रखी है, 71 भारत की है, 75 पाकिस्तान, 77 श्रीलंका, 79 नेपाल, 84 बांग्लादेश। मतलब भारत जो है इन सब कंट्रीज से आगे है। पढ़ लेते हैं कि जो है सूचकांक के अनुसार 2030 तक शून्य भूख को प्राप्त करने के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में 7 साल की प्रगति के बाद भी लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है और वर्तमान उभरती भविष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा में निवेश को बनाए रखना होगा। अब सूचकांक के बारे में कुछ और हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि 4 मुख्य कारकों और 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों के आधार पर दुनिया भर के खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को मापता है ये। ठीक है, इनके पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए। कारकों के सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन शामिल है। विभिन्न श्रेणियों में भारत अफोर्डेबिलिटी में 80वें स्थान पर है, यानी 80वें स्थान पे है। उपलब्धता में 29वें, गुणवत्ता में और सुरक्षा में 74 पे है और प्राकृतिक संसाधन में लचीलापन में 40। अब पढ़ते हैं अंकटाड की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अंकटाड ने अपनी जो है रिपोर्ट जारी की है, अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ओके, तो रिपोर्ट का निष्कर्ष देते हैं। रिपोर्ट में अंकटाड ने फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक रूप में नोट किया है जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेटा के मुक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है और सीमा पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने वाले फिलीपींस के अतिरिक्त अन्य 5 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, सिंगापुर और अमेरिका। यह देश डेटा प्रवाह के लिए लाइट टच अप्रोच का उपयोग करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस का लाइट टच अप्रोच का उपयोग आउटसोर्सिंग उद्योग पर अपनी निर्भरता की ओर है, जो देश के प्रमुख आर्थिक विकास चालक है। अच्छा, ये सीमा पर डेटा प्रवाह के लिए प्रतिबंधक या संरक्षित दृष्टिकोण का पालन भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, रूसी संघ, तुर्की, सऊदी अरब, वियतनाम जैसे देशों द्वारा किया जाता है। अंकटाड ने अपनी इस रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वैश्विक समुदाय को सीमाओं के पार डिजिटल डेटा के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाना चाहिए। साथ ही ऐसी गतिविधियों की अनुमति देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया है। तो मतलब अंकटाड बेसिकली क्या कहती है कि जो हम एक्सचेंज करते हैं ना डेटा, जैसे इस बॉर्डर से उस बॉर्डर जाता है, तो उसमें हमें अच्छे से सक्षम बनना है, ये इन्होंने बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ये लोग। अंकटाड के अनुसार किसी भी वैश्विक ढांचे का मतलब निजी क्षेत्र के साथ साथ डेटा के सरकारी उपयोग की गोपनीयता की रक्षा में अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। इस प्रकार एक नए नियामक ढांचे की आवश्यकता है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। सहायता कार्य से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्थ हंगर हेल्प ने 15 अक्टूबर 2021 को जारी की है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसमें भारत को जो है 101 रैंक मिली है। और इसमें देखिए रिपोर्ट में भारत की जो भूख का स्तर है उसे खतरनाक बताया गया है। और भारत के जो पड़ोसी देशों की बात करें तो इस रिपोर्ट में नेपाल का 76, बांग्लादेश भी 76, म्यांमार 71, पाकिस्तान 92 पे है। हालांकि इन देशों में भी भूखमरी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत में अगर इनकी तुलना देखें तो ये सभी देश आगे नजर आ रहे हैं। और सही बात है, ठीक है, सबकी रैंक सही है। यहाँ पे मतलब 76 पे है, कोई 71 पर है, पर हमारे भारत जो है 101 पे है। तो सूचकांक में 101 स्थान पर स्थित भारत का स्कोर गिर गया है। और रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना काल में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के चलते लोगों को बुरा प्रभाव पड़ा है। ये तो बिल्कुल सही बात है। कोविड-19 ने तो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ा ही है सबकी लाइफ में। भारत में दुनिया भर में बच्चों की वेस्टिंग की दर सबसे अधिक रही है। 1998 और 2002 के बीच में भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 70.1 से बढ़कर 16-20 में 70.3 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया भारत ने बाल मृत्यु दर, बाल स्टंटिंग की व्यापकता और अपर्याप्त भोजन के कारण अल्पोषण की व्यापकता जैसे अन्य पैरामीटरों में सुधार किया है। इन किसी का और देशों का GHI स्कोर है यहाँ पे। इस सूचकांक का उद्देश्य है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और उसे ट्रैक करना है। अब इसको पढ़ते हैं। क्या 4 संकेत होते हैं जिनके आधार पर ये किया जाता है? अल्पोषण यानी कि अपर्याप्त कैलोरी सेवन करने वाली जनसंख्या, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि इनकी वजन की बात करें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम होता है, ये तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम हो, ये कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। तो 4 संकेतों के मूल्य के आधार पर ये पैमाने तय करे जाते हैं और इन्हीं से अच्छा स्कोर और खराब स्कोर डिसाइड किया जाता है। ये देखिए जो सबसे निम्न में आए हैं सोमालिया, यमन, इनकी तो बहुत, कांगो बहुत नीचे रैंक आई है इनकी। तो नीति आयोग द्वारा इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी बुक लॉन्च की है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, यहाँ पे रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन कौन चला रहा है? नीति आयोग। इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डीजी बुक लॉन्च की है और इस डीजी बुक का फोकस रहते है हेल्थ केयर। विभिन्न क्षेत्र में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। डीजी बुक को आगामी उद्यमों के लिए प्रोत्साहन के रूप में सेवा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है ताकि भारत में कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए रचनात्मक और कल्पना के मार्ग पर काम किया जा सके। और इसका उद्देश्य ये भी है कि सर्वोत्तम नवाचारों और उद्यमियों को सबसे आगे लाने के प्रदर्शित करना भी है। ये स्टार्टअप, IoT, ICT और जैसे अन्य अग्रणी तकनीकों का लाभ उठा रहे ताकि एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सक देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, नवजात और बच्चे की देखभाल जैसी समस्याओं पर ध्यान रख सकें। इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार को सर्वसम्मति से के लिए जेनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये एक एजेंसी है और वो जो निवेश करना चाहते हैं अच्छे अच्छे अवसरों में उनकी ये हेल्प करता है। तो इनका जो ये अध्यक्ष बन गया किसका? ये हमने जो नाम अभी पढ़ा था वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष बन गया है इन्वेस्ट इंडिया। और उसके 2 उपाध्यक्ष भी है, मिस्र और स्विट्जरलैंड। रिलायंस ब्रांड्स ने MS टाइल्स में 40% स्टाइल से 40% हिस्से खरीद ली है। ये ठीक है कि रिलायंस ब्रांड ने जो है 40% ब्रांड्स की ले ली है। ये एक रणनीति समझदारी की बात यहाँ की जा रही है। 2005 में लॉन्च किया गया था। मनीष मल्होत्रा लग्जरी रिटेल मुंबई, ये सब हैं कि 4 के स्टोर फैले हुए हैं। बस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उनको खरीद लिया है रिलायंस कंपनी ने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है और इससे कंपनी की अधिक वित्तीय और परिचालन दक्षता का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, ये कंपनी बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वित्त पोषण प्रदान करती है। ये भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो मुख्यतः पावर सेक्टर को समर्पित है। मतलब ये जो कंपनी है पावर सेक्टर को समर्पित है और उसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करती है। महारत्न कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण अनुषंगिक इकाइयों को लेकर इक्विटी निवेश पर निर्णय कर सकता है, भारत एवं विदेश में विलय और अधिग्रहण कर सकता है। अब बढ़ते, महारत्न का जब दर्जा मिलने के बाद पीएफसी सरकार के एजेंडे के तहत 2030 तक 40% हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिभा योगदान देगा। यानी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि 2030 तक 40% हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता इसका योगदान रहेगा। अच्छा, अभी जो है पीएफसी के बाद देश में कितनी टोटल महारत्न कंपनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। इनके हम कुछ नाम देख लेते हैं। तो भेल है, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, PPCL, HPCL, PGCIL, PFC, यानी कि 11 हो गई हैं। ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में, जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभारना है। तो हम ये चाहते हैं कि इन्हें जो है विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में इन्हें उभारना है, इनको अच्छे से सक्षम बनाना है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मापदंड देख लेते हैं कि महारत्न का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदंड क्या है। कंपनी को पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक भागीदारी के साथ भारतीय शेयर में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार में 25,000 करोड़ रुपये अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। कर अदायगी के बाद विगत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपये में अधिक होना चाहिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में 1986 में स्थापित की गई थी। दक्षिण मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का पहली बार परिचालन किया है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। पहली गाड़ी का नाम था त्रिशूल और दूसरी नाम है गरुड़। ये मालगाड़ियों की सामान्य संरचना है, 2 गुनी या कई गुना लंबी बड़ी दूरी है। रेल महत्वपूर्ण सेक्शनों में दक्षता की कमी की समस्या एक बहुत ही प्रभावी समाधान प्रदान करती है। त्रिशूल जो है दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेल है जिसमें 3 मालगाड़ियां हैं और 177 डिब्बे हैं और ये जाती विजय मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तरफ से खुर्दा मंडल के लिए। दूसरी है रायचूर से मुनुगुरु के लिए हुई है, इसका नाम गरुड़ रखा गया है। और इन लंबी दूरी की रेल के मुख्य थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले का परिवहन किया जाता है और दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेल में 5 प्रमुख ढुलाई वाले रेल में से एक है। अब करते हैं ये अगली न्यूज। वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड H2 पाइप ज्वाइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल है। 11 अक्टूबर 2021 को पाइप निर्माता कंपनी वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाइड्रोजन गैस के परिवहन के लिए दुनिया की पहली दिशा निर्देश विकसित करने वाली H2 पाइप ज्वाइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की पहली पाइप निर्माता कंपनी है। यानी कि पाइप निर्माता कंपनी कौन है? वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हाइड्रोजन पाइपलाइन पर H2 पाइप ज्वाइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल हुई है। इस उपलब्धि के बाद जो वेल्सपन कॉर्पोरेशन की 24 प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ काम करेगी और इसका उद्देश्य है कि हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखना है। और देखते हाँ ये पढ़ते हैं हम जो है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.9% तथा 4.9% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 7.3% आकलित की गई थी, जिसमें वर्ष 2021 में 9.5% तथा 2022 में 8.5% रहने का अनुमान है। IMF की रिपोर्ट में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2021 में 5.2% रहने का अनुमान है। वहीं अमेरिका की विकास दर 2021 में 6.0% रहने का और 2022 में 5.2 रहने का अनुमान है, मतलब हमारी ज़्यादा है।
पीएम मित्र योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम मित्र योजना क्या है। अब प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना, अपैरल। पीएम मित्र योजना के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि 4,445 करोड़ रुपए के आगामी 5 वर्षों में खर्च होंगे और जिसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। यानी कि जो योजना है पीएम मित्र जो है क्या करेगी, ये 7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। कपड़ा मंत्रालय ने 2021 और 22 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना अधिसूचना जो है 21 अक्टूबर को जारी की है और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे मोदी जी की परिकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। तो इससे स्थान मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, जब बाहर कपड़ा जाएगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ेगा। पीएम मित्र योजना की प्रधानमंत्री की 5F संकल्पना से प्रेरित है। F5 का हम पढ़ लेते हैं, ये क्या विस्तार रूप है। फर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। इस एकीकृत परिकल्पना से अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र की मजबूती सुनिश्चित होगी। मतलब से टेक्सटाइल तो जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा मजबूत भी हो जाएगा। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए केंद्र की ओर से परियोजना लागत का 30% पूंजीगत सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये होगी। और ब्राउनफील्ड में परियोजना के लिए लागत का 30% इकाई हिस्सा केंद्र की ओर से दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये होगी। अब बढ़ते हैं, ICICI एम कैप के मामले में 5वें स्थान पर है। निजी हम जानते हैं ये प्राइवेट बैंक है ना। ICICI ये प्राइवेट बैंक है। तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने 25 अक्टूबर 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब मार्केट कैप में ICICI बैंक के आगे सिर्फ रिलायंस, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस है। तो BSE के आंकड़ों के अनुसार ICICI बैंक का अगली न्यूज़ देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ROIP सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला पोर्ट बन गया है। ये कोलकाता में ये पोर्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला देश का पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। इसका उद्घाटन विनीत कुमार जी ने किया था अक्टूबर 2021 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। तूफान और खराब मौसम के दौरान सहायता के लिए ROIP यानी कि हमने इसको पढ़ा है, क्या है ये, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली की लंबी दूरी का समुद्री संचार समाधान है। संचार की ROIP मोड का उपयोग करते हुए सैनहेंस के जहाज़ों को कोलकाता से रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। भारत के सबसे 100 लोगों की फोर्ब्स सूची आई गई है। देखते हैं सूची में कौन कौन है। सबसे नंबर 1 पे है इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जी जो है लगातार शीर्ष स्थान पे रहे हैं। फिर गौतम अडानी जी का नाम है। तीसरे स्थान पे शिव नादर हैं। राधा कृष्ण दामनी जो है चौथे स्थान पर। साइरस पुनेवाला 5वें स्थान पे। यहाँ देख लेते हैं पूरा लिस्ट बना लिखी यहाँ पे, ठीक है ना। 10वें स्थान पे कुमार बिरला है, बिरला ग्रुप के हैं। उदय कोटक 8वें रैंक पर है। ये सब इनकी जो है धनाढ़ लोगों की लिस्ट है ये वाली। तो नंबर 1 पे याद रखना है अंबानी जी हैं। ऐसी भारतीय अमेरिका की हुरून इंडिया रिपोर्ट में भी आए हैं। इसमें 10 वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10वीं सूची जारी की है और इसमें भी जो है मुकेश अंबानी जी का परिवार जो है शीर्ष स्थान पे रहा है और उनके बाद गौतम अडानी उनका परिवार रहा है और शिव नादर जो है तीसरे स्थान पे रहे और SP हिंदुजा परिवार जो है चौथे स्थान पे रहे और 5वें पे आ गए हैं लक्ष्मी निवास मित्तल जी। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने करा है। दक्षिण कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इंचॉन के सियोंगो कोरिया सदन पावर के शिनीचियान बी ड्रीम मुख्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट
पूरा हो चुका है। हाल इसका उद्घाटन किया गया है। इसको सिर्फ जगह याद करनी है कि कहाँ उद्घाटन याद किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। ये यहाँ ना सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है इस टाइम पे दुनिया की? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ये साल्स ने जो है एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। पहले एप्पल थी, एप्पल ने 1 साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर बनी रही थी और माइक्रोसॉफ्ट को पिछाड़ दिया था, पर अब जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है आगे निकल गई है। $2 ट्रिलियन के साथ इसके बाजार की मूल्य है इसकी, और एक बहुत अच्छी ये फर्म है, ये आगे निकल गई है। ये बढ़ते हैं। भारत और एशिया विकास बैंक ने मिजोरम में प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र और एशिया विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी यातायात में सुधार के लिए परियोजना से जुड़ी गतिविधियों समर्थन देने के लिए $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण से जुड़े समझौते पर 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए हैं। तो जगह याद रखनी है कहाँ पे है? मिजोरम है ना। मिजोरम की राजधानी आइजोल में करा है। किसके बीच है? भारत और एशियाई विकास बैंक में। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में खरीफ उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम 2021-22 में देश में कृषिगत उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। पहले अग्रिम अनुमान में केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही अनुमान जारी किया गया है। देखते हैं यहाँ पे चावल 107.0 मिलियन टन, मोटे अनाज 34 मिलियन टन, मक्का 21.24 मिलियन टन, दलहन, तूर, इस सबको बता रहा है कि इसमें कितना कितना टन उत्पादन हुई है। तो कृषि मंत्रालय की इन पहले अग्रिम अनुमानों के 2021-22 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 150.50 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों में यानी 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए औसत उत्पादन की तुलना में 12.7 मिलियन टन अधिक है। यानी कि कितना मिलियन टन अधिक है? 12.7.1। ये याद रखेंगे हम लोग। और 2021-22 में खरीफ चावल का कुल उत्पादन 107.4 मिलियन टन अनुमानित है, और ये जो है पिछले वर्ष 2021 में 104.41 मिलियन टन था, यानी इस बार ज़्यादा हुआ है। ऐसे मोटे अनाजों का कुल उत्पादन भी जो है ये थोड़ा यहाँ पे घटकर 34 मिलियन टन हो गया है, ये घट गया है थोड़ा सा। और बाकी सब लिखा हुआ है खरीफ दलहनों की। इतना सारा डेटा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है आइडिया लेना होता है, क्योंकि इतना कोई नहीं वहाँ पूछते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। आरबीआई की 2 नई योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 नवंबर को रिजर्व बैंक की 2 नई योजना की शुरुआत की है, यानी कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के से छोटे निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का अवसर मिलेगा और वो उससे लाभ उठा सकेंगे। वहीं एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकों के उपभोक्ता अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, एक ही मेल और एक ही पते पर कर सकेंगे, जिनसे इन्हें बार बार परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत करते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था में सभी का समावेशन हो सकेगा। इन योजनाओं से निवेश का दायरा भी बढ़ेगा और सरकार को भी राष्ट्र निर्माण के लिए कोष उपलब्ध होगा। खुदरा प्रत्यक्ष निवेश योजना से मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बचत को सीधे सुरक्षित तरीके से सरकारी बॉन्ड में लगा सकेंगे। एक देश एक लोकपाल के अंतर्गत यदि बैंक NBFC 30 दिनों में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान नहीं करते तो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थान द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायत का निःशुल्क समाधान भी किया जाएगा। तो आज यहाँ हमारा पूरा हो गया है। आर्थिक के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आप लोग उसको रिवाइज करिए। ठीक है ना। जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं याद होता है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहाँ जब MCQ दिखेंगे तो जितना अच्छा याद होगा उतना अच्छे से करा जाएगा पेपर। तो आप सबको प्री क्लियर करना है, क्योंकि डेट आ चुकी है UPPCS की। अच्छे से पढ़ती रहिए। ऑल दी बेस्ट।